चैप्टर के अंदर बेटा ज़्यादातर ना थियोरेटिकल पार्ट है, इसको हम लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है और लिखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर सब यहाँ पे आएंगे, है ना। पहला टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास प्रिज्म का। किसी को पता है प्रिज्म क्या होता है? क्या होता है, कोई बताएगा? बिल्कुल, देखो एक प्रिज्म मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन मैं बनाना। कौन सा वाला है? ये नहीं है प्रिज्म, ये पिरामिड है। चलो मैं बना लेता हूँ। देखो इधर, देखो प्रिज्म है क्या बेसिकली। अगर आपने कभी प्रिज्म को देखा हो तो आपको ना यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखेगा, ऐसा पिरामिड जैसा होता है। एक ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, दिख रहा है क्या सबको? अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे ही सामने से देख रहे हैं तो सिर्फ एक ट्रायंगल दिखेगा, लेकिन ये सिर्फ ट्रायंगल होता नहीं है, एक स्पेशल शेप है ये, जिसके पीछे के हिस्से में भी एक ट्रायंगल आपको दिखेगा। अच्छा, और ये जो ट्रायंगल्स है ना, ये कुछ रेक्टेंगुलर चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। ये कुछ रेक्टेंगुलर चीज़ों से जुड़े हुए हैं। चीज़ क्या मतलब? ये वही जो रेक्टेंगुलर स्लैब्स होते हैं ना, उनसे जुड़ा हुआ है। मतलब देखो, ये कुछ इस तरीके का प्रिज्म होता है। इस प्रिज्म के बेसिकली 5 फेसेस हैं। कितने? 5 फेसेस हैं, जिनमें से 3 रेक्टेंगल हैं। सबको 3 रेक्टेंगल फेसेस दिख रहे हैं क्या? 2 रेक्टेंगल फेसेस ऐसे और एक नीचे वाला। 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं और 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। दिख रहा है क्या सबको? एक आगे ट्रायंगुलर फेस है और पीछे ट्रायंगुलर फेस है। ये प्रिज्म है। ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, तो प्रिज्म के बारे में एक लाइन लिखो जल्दी से, और ये बना लेना। It has 2 triangular bases. It has, पहले लिख लो, it has 2 triangular bases. It has 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces. 3 rectangular lateral surfaces. 3 rectangular lateral surfaces. Full stop. These surfaces are inclined to each other. These surfaces are inclined to each other. ये सरफेसेस आपस में इंक्लाइंड होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ये लदे हुए होते हैं, एक दूसरे से कुछ एंगल्स बना रहे होते हैं। ठीक है, जल्दी से ये डायग्राम बना लो फटाफट से, छोटा सा। फिर हम लोग इस प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। हो गया? एक और बनाओ। चलो सही है, ठीक है, बन गया। आगे देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, इसके बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे हम लोग। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे। सबको दिख रहा है क्या? देखो इधर, प्रिज्म ग्लास है क्या? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम अलग अलग है। ये अंदर आपके पास है ग्लास और बाहर क्या है, यहाँ पे ये हवा। ठीक है, यानी कि ये जो लाइट रे होगी ना,
वो हवा से गुजरते हुए कहाँ पे जा रही होगी? ग्लास के अंदर। तो हवा एक रेयरर मीडियम है कि नहीं, और ग्लास एक डेंसर मीडियम है क्या? तो जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही हो तो लाइट रे बेंड होती है, रिफ्रैक्शन वहाँ पे फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाएगा, और वो कौन सा वाला किया जाएगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल के अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टूवर्ड्स द नॉर्मल। सबको रटा हुआ है? अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है? डेंसर मीडियम में, तो लाइट रे किधर मुड़ जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा एक लाइट रे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक लाइट रे देखो, एक काम करते हैं, सही से लाइट रे बनाते हैं। ये है लाइट रे अपने पास, ठीक है, एक लाइट रे आई अपने पास। अब ये लाइट रे जो है बेटा, ये एयर से मूव होते हुए आ रही है, ग्लास के अंदर जा रही है, तो क्या ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव होगी? बेंड हो जाएगी। अब हमको सबसे पहले ये पता लगाना है कि इस सरफेस का नॉर्मल है भी कि नहीं, और अगर है तो किस तरफ है। वैसे तो होगा, हर सरफेस का होता है। क्या इस सरफेस का नॉर्मल कुछ ऐसा होगा? क्या इस सरफेस का नॉर्मल ये होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। है ना, नॉर्मल थोड़ा बहुत दिख रहा है, इस सरफेस का नॉर्मल तो इस तरफ ही होगा। नॉर्मल क्या होता है? जो एक इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर पे हो। तो ये लाइन मुझे इस सरफेस के परपेंडिकुलर पे दिख रही है। अब ये लाइट रे बेटा टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी, तो किस तरफ मूव करेगी? अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा हो कुछ तो बताओ, बताओ। इस तरफ मूव करेगी क्या, ऐसे, या ऐसे इस तरफ मूव करेगी? नीचे वाली, है ना। तो हम लोग नीचे की तरफ ये मूव कराएंगे, और ये इस तरफ आ गया मूव करते करते। ठीक है, ये हमारे पास ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव हुआ कि नहीं? टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव हो गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, जब भी हम लोग एंगल्स की बात करते हैं तो वो एंगल हमेशा किधर से कैलकुलेट किया जाता है? नॉर्मल से कि सरफेस से? नॉर्मल से कैलकुलेट किया जाता है। अब ये लाइट रे बेटा, ये इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस के ऊपर, तो इसका कोई अपना एंगल होगा नॉर्मल के साथ कि नहीं होगा? ये कौन सा एंगल कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं? ठीक है, अब इधर देखते हैं ज़रा। ये लाइट रे बेटा, ये नॉर्मल के साथ जो यहाँ पे एंगल बना रही होगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई आपत्ति किसी को? नहीं। आगे देखो, अब ये लाइट रे बेटा अपनी जगह पे रुकी नहीं है, ये लाइट रे अभी और मूव कर रही है। क्या ये लाइट रे अब ग्लास से निकल के वापस एयर में आ जाएगी? तो क्या इस सरफेस के नॉर्मल पे इसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? ये इस सरफेस का नॉर्मल है, ये इस सरफेस का नॉर्मल है। अब बताओ, लाइट रे अगर ग्लास से एयर में आ रहा है तो लाइट बेंड होना है, रिफ्रैक्शन होना है टुवर्ड्स द नॉर्मल के अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर लाइट रे बेंड हो रही है तो किस तरफ बेंड करवाऊं? इस तरफ के इस तरफ? नीचे की तरफ होगा। ऊपर तो बेटा टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, मेरे को नॉर्मल के साथ साथ दिख रहा है। अगर मैं नीचे कर रहा हूं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुझे दिख रहा है। बोलो, समझ में आई बात? ये कुछ इस तरीके का इस लाइट रे का पाथ होगा, ये कुछ इस तरीके का इस लाइट रे का पाथ होगा। ये इधर से आके फिर इधर से निकल जाएगा। लाइट रे बेंड हो चुकी है। अब ये देखो ध्यान से, जो लाइट रे है उसका असल रास्ता क्या था? जो लाइट रे है उसका असल रास्ता क्या था? उसका असल रास्ता ये था क्या? जो लाइट रे है उसका असल रास्ता ये था क्या? ये रास्ता था उसका एक्चुअल रास्ता। लेकिन अब लाइट रे कुछ और ही रास्ते पे चल रहा है, बिल्कुल रास्ता इसका भटक चुका है। तो इसका अगर लाइट रे मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो क्या यहाँ पे एक्चुअल रास्ता और जो असल रास्ता अब है, जो अब आपको रियल रास्ता उसका दिख रहा है, पाथ दिख रहा है, उसके बीच में कोई एक एंगल बन रहा है क्या? कोई एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या तुम लोगों को? देखो यहाँ पे एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है मुझे। क्या है ये? यहाँ पे एक एंगल। ये कौन सा एंगल है बेटा? जो लाइट रे का सपोज्ड पाथ होना चाहिए था लेकिन अब नहीं है, और यहाँ पे अब इसका रियल पाथ ही है। तो इसके बीच में कोई एक एंगल बन रहा है क्या? क्या ये लाइट रे असल में इधर जाना चाहिए थी लेकिन अब ये इधर जा रही है, तो अपने रास्ते से डेविएट हो चुकी है, अपने रास्ते से भटक चुकी है। ये डेविएट का मतलब भटक जाना, बदल जाना रास्ते का। तो क्या मैं इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कह सकता हूँ कि इतने एंगल से लाइट डेविएट हो चुका है, इतने एंगल से लाइट भटक चुकी है? समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? लाइट का
जो ओरिजिनल रास्ता सपोज्ड पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन अब ये नहीं है। अब क्या है पाथ? ये वाला पाथ है। समझ में आ रही है बात? ये पाथ है ये। अगर मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो मैं देखता हूं कि ओरिजिनल सपोज्ड पाथ से इतना एंगल से ये भटक चुका है। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा मेरे पास बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाएगा? लाइट रे का जो ओरिजिनल रास्ता होना चाहिए था उसको हमने एक्सटेंड करा, और जो अब रास्ता है उसको हमने एक्सटेंड करा, बीच में दोनों के एक एंगल दिख गया हमको, तो वो एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कि लाइट रे इतने एंगल से भटक चुकी है, डेविएट हो चुकी है। बोलो समझ में आया अफान? कुछ पक्की बात है एकदम? ये एंगल ऑफ डेविएशन है। अब ध्यान दो इधर हमारे पास ये लाइट रे बेटा नॉर्मल के साथ हम लोग ये लाइट रे बाहर निकल रहा है प्रिज्म से, बाहर निकलते हुए भी मैं एंगल का कैलकुलेशन नॉर्मल के साथ करूं कि सरफेस के साथ? हमेशा नॉर्मल के साथ ही कैलकुलेशन होगा, सरफेस के साथ कैलकुलेशन और मेजरमेंट नहीं करना। हमने नॉर्मल के साथ इसका मेजरमेंट करा। ये लाइट रे अब मीडियम से इमर्ज हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। ये लाइट रे मीडियम से, प्रिज्म से बाहर निकल चुकी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस। बोलो कोई दिक्कत नहीं? आपको 3 एंगल समझ में आ गए। इस प्रिज्म में एक एंगल और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एंगल ये एंगल एक एक नंबर के सवाल के लिए पूछा जा सकता है। इस एंगल को कहते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। सिर्फ कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहा जाता है? ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये दोनों एंगल्स एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ज़्यादा होता तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ और होता। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म और कम होता तो भी एंगल ऑफ डेविएशन कुछ और होता। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और ही होता तो भी ये एंगल ऑफ प्रिज्म अलग होता और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस भी अलग होता। मतलब क्या है बोलने का कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर। और किसके ऊपर? एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। समझ में आया रैयान? सीधे बैठो, सीधे बैठो। एंगल ऑफ डेविएशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ प्रिज्म पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक है, एक बात समझ में आई? अभी मैं सब कुछ लिखवाऊंगा वैसे। और एक बात और ये याद रखेंगे आप लोग कि एक ना रिलेशन आपको याद रखना है, वो ये कि एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन को अगर आप जमा कर देंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन को अगर आप जमा कर देंगे तो वो बराबर आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये दोनों एंगल को जमा करो, इक्वल करो, ये दोनों एंगल को जमा करो, दोनों बराबर आएंगे। समझ में आ गया इस्माइल? कोई दिक्कत है? एक एक करके लिख लें, एक एक पार्ट। पहले फटाफट से प्रिज्म का बनाओ, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। बात कर लो, आ रहे हैं, बोल दिया, बैठ जाओ। साफ साफ बनाना एकदम। है सॉरी, हो गया?
बेटा ये जो प्रिज्म का एंगल हम लोग देख रहे हैं ना, वो सिर्फ ऐसे सामने वाला लेटरल सरफेस देख रहे हैं हम लोग। ये प्रिज्म पीछे से अंदर बहुत ज़्यादा डीप है, इतना हम लोग पढ़ नहीं रहे, देख नहीं रहे, ठीक है, सिर्फ सामने सामने का एक एंगल देख रहे हैं। क्या ये ट्रायंगल है? ये प्रिज्म सिर्फ एक ट्रायंगल है क्या? ये प्रिज्म सिर्फ एक ट्रायंगल है क्या? इसके पीछे रेक्टेंगुलर स्लैब्स भी तो हैं, एक और ट्रायंगल भी तो है। ये 3D शेप है, 2D शेप नहीं है। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं 2D शेप के अंदर सिर्फ। यार गर्मी कुछ अजीब सी लग रही है। बन गया क्या सबका? तो अब एंगल्स लिख लो, नीचे कहीं पे लिख लो बेटा। ए क्या होता है और डी क्या होता है? ई आर आई आर ई। लिखो एक एक बार सबके बारे में। एंगल ए के बारे में लिखो बेटा। इट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। इट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अगर डेफिनेशन पूछ लेता है ये, तो इसके आगे आप डेफिनेशन लिख लो। द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ प्रिज्म की डेफिनेशन लिख लो। द एंगल बिटवीन its two lateral surfaces, the angle between its two lateral surfaces is called angle of prism, is called angle of prism, ठीक है। नेक्स्ट डी के बारे में लिखो। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। समझ में आ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब? एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड द रियल पाथ। लिखना है क्या? अरे इसके डेफिनेशन वैसे तो पूछेंगे नहीं, लिखना है क्या? समझ में नहीं आ रहा कि एंगल ऑफ डेविएशन होगा क्या? किस किस के बीच का एंगल होगा ये? एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे एंड रियल पाथ ऑफ लाइट रे। सबको दिख रहा है, ये ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे था और ये रियल पाथ ऑफ लाइट रे। इनके बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है बताओ? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसलिए कुछ नहीं लिखवाऊंगा, बस 2-4 वर्ड लिखवा के। एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर लिख लो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ई है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया सबका? अब नीचे नोट करके ये रिलेशन लिख लो। क्या हो? एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे एंड रियल पाथ ऑफ लाइट रे। नीचे नोट कर लो बेटा, ये रिलेशन लिख लो। ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा वैलिड है,
ठीक है। एक बात और नोट करके लिखो नीचे, एक बात और लिख लो नीचे, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन किस किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कौन? एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए आगे बढ़े। कोई डाउट है किसी को प्रिज्म के रिफ्रैक्शन में अभी तक? इसके अंदर इतना ही है, कुछ खास पढ़ने का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन किसी को कोई आइडिया है क्या? डिस्पर्जन क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? क्या? देखो इधर डिस्पर्जन क्या होता है, सुनो बेटा। डिस्पर्जन जो है ना, एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है कि जब लाइट रे अपना मीडियम चेंज कर रहा होता है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन तो हो गई होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन अगर वहाँ पे मीडियम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, या सिंपल ये समझो कि जब लाइट रेज मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही होती है या मीडियम से गुजर रही होती है, तो वहाँ पे लाइट रेज के अंदर के ना, लाइट के अंदर के कुछ कंपोनेंट्स बाहर निकलने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि फूड का कंपोनेंट्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब फूड के कंपोनेंट्स हैं। वैसे ही लाइट के अंदर भी उसके अंदर अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स हैं, वो सब अलग अलग कलर के कंपोनेंट्स होते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर एक लाइट आपको वाइट दिख रही है, सनलाइट दिख रहा है, तो वो सिर्फ सनलाइट वाइट नहीं है, उसके अंदर अलग अलग रंग भरे हुए हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। जब लाइट रे किसी मीडियम में से पास हो रहा हो और उस लाइट के अंदर से अलग अलग कंपोनेंट्स दिखने लगें, तो उसको हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। लिखो डेफिनेशन पहले, फिर यहाँ पे दिखाऊंगा डिस्पर्जन क्या होता है। लिखो, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, it is the splitting of white light, it is the splitting of white light it is the splitting of white light into its component colors, into its component colors, into its component colors on passing through a specific medium, on passing through a specific medium. देखो इधर बच्चों सब ध्यान से, देखो इधर सब देख रहे हैं क्या? देखो जब भी लाइट रे बेटा प्रिज्म से यहाँ पे हम लोग पास कराते हुए देखेंगे, तो लाइट ना, वैसे तो लाइट रे देखो थोड़ा बहुत बेंड हो ही रही है। यहाँ पर सबको दिख रहा है क्या बेंड होते हुए? लाइट का असल रास्ता देखो, मान लो कि थोड़ा बहुत इस तरफ था, वैसे तो ये बेंड होती हुई दिख नहीं रही। देखो इधर
लाइट का असल रास्ता क्या था, दिख रहा है क्या सबको? ये था ना, लाइट का असल रास्ता ये था, लेकिन ये इस रास्ते को फॉलो नहीं करेगा। अब क्या होगा यहाँ पे, रिफ्रैक्शन होगा क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा क्या? और जब लाइट बेंड हो रही होती है तो यहाँ पे ना बेटा कुछ अलग अलग कलर्स भी दिख रहे होते हैं आपको। जब लाइट यहाँ पे बेंड हो रही होती है तो यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग कलर्स भी, ऐसा है मैं यहाँ पे कलर्स नहीं बना रहा, बाहर बना देता हूँ कलर्स, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, जगह नहीं है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा बेंड हो गई लाइट, और जब ये बाहर निकलेगी लाइट तो आपको ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के रंग दिखेंगे। और वो रंग कौन से होते हैं, सबको आइडिया होगा? कौन से हैं रंग बताओ? विबग्योर, बहुत बढ़िया। तो विबग्योर में कौन कौन से रंग हैं? ठीक है, देखते हैं अगर मेरे से सारे रंग यहाँ बन गए तो बना देता हूँ मैं। ये वायलेट ही है ना? वायलेट नहीं है, पर्पल है। हैं? ये पर्पल है, इसमें नाम थोड़ी लिखे हैं कलर्स के। तुम बताओ कौन सा वायलेट है इसमें? ये ये अच्छा ये बताओ, लेफ्ट जाना है राइट? लेफ्ट बोल रहा है और राइट जा रहा है, बताओ। ये पर्पल है? अबे वायलेट चाहिए, वायलेट। अरे तुम बताओ ना यार, अरे वायलेट कलर कौन सा होता है? अरे थोड़ा डार्क ब्लू कलर का ही तो होता है वो, डार्क जैसा ही होता है, डार्क पर्पल जो भी है। अरे हटाओ, इतना कौन। अब ये बताओ वायलेट के नीचे और कौन सा होगा? अब इंडिगो कहाँ से लाए हम? ये रहा भाई इंडिगो, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा होता है? ब्लू। ब्लू कहाँ है? ये मान लेते हैं ब्लू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ब्लू ये मान लेते हैं इसको है। इसके बाद कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन किधर है? ये है क्या ग्रीन? थोड़ा डार्क ले लेते हैं यार, चलो हटाओ, लाइट ले लेते हैं। ये हो गया मेरा क्या है? ग्रीन। उसके बाद येलो। अब इसके बाद ये है ऑरेंज के, ये है इसके बाद ठीक है। ये थोड़ी बहुत हमारी मेहनत है, बाकी अगर इससे अच्छा तुम बना सको तो बना लेना, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ रंग हम लोगों को बाहर निकलते हुए दिखते हैं, जिसके अंदर एक वाइट लाइट के 7 अलग अलग कंपोनेंट्स आपको दिखने लगेंगे। इसी प्रक्रिया को, इसी फिनोमिना को हम लोग ना स्कैटरिंग, सॉरी, इसी फिनोमिना को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर लाइट में से यही 7 रंग निकलेंगे ऐसा नहीं है। ये जो वाइट लाइट है, जो कि सनलाइट है, इसी में से 7 रंग निकलते हैं। अगर ये लाइट है, इसमें से भी निकल सकते हैं 7 रंग, ठीक है। ये 7 रंग इस वाइट लाइट के ही हैं, सनलाइट के ही हैं। इसको प्रूव करा था न्यूटन ने, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बारे में आप लोग कुछ बनाइए। ये बना सकते हो ऐसे नॉर्मली। देखो इधर आपको कैसा बनाना है, ये ऐसे करके बना लेना, और यहाँ पे ना एक नाम लिख देना ऐसे करके, विब ग्योर, ठीक है। ऐसे करके जल्दी बना लो, ऐसे ही होता है। अच्छा मैंने यहाँ उल्टा बना दिया, सॉरी, यहाँ पे होता ये ऐसा है लेकिन ये बनता है, मैंने उल्टा बना दिया शायद, ठीक है। विब ग्योर, ये ऐसे ही होता है, विब ग्योर, कोई बात नहीं। अब इसको रिवर्स करने का जुगाड़ नहीं है मेरे पास, देखते हैं क्या पता हो जाए। सारा ही होगा इसमें।
छोड़ो हटो। लिखो अब इसका ना बेटा डिस्पर्जन लिख लिया आपने, डेफिनेशन लिख लिया, ये बना लिया। अब डिस्पर्जन होने के पीछे का कारण लिखना है आपको। डिस्पर्जन होने के पीछे का रीजन क्या है, इसका कारण लिखिए। बेटा लिखना आपको सही है, नीचे से ऊपर विबग्योर है ना, मैंने बनाया ये उल्टा है, आप लिखेंगे ऐसा विबग्योर, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, ये सिरे से एकदम गलत है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया, बहुत ही गलत है ये, ठीक है। लेकिन मैंने समझाने में फ्लो में बना दिया। सबका हो गया। अब आप लिखेंगे इसके पीछे का कॉज, लिखो कॉज, इसके नीचे लिख लो कॉज, या रीजन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो कॉज। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि लाइट के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, अच्छा लाइट तो सारी की सारी बेंड हो रही है, सबको बेंड होती हुई दिख रही है लाइट, या कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जो बेंड नहीं हो रहा हो? सारे लाइट के अंदर के जितने हिस्से हैं सारे के सारे बेंड हो रहे हैं, ठीक है। क्या आपको ऐसा दिखता है, क्या आपको ऐसा दिखता है कि लाइट के अंदर का कोई एक कंपोनेंट तो ज़्यादा बेंड हो रहा है और लाइट के अंदर का कोई एक कंपोनेंट कम बेंड हो रहा है? ऐसा दिख रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पे वायलेट की बात करूँ, इधर देख लो, यहाँ पे अगर मैं वायलेट की बात करूँ तो वो थोड़ा सा कम बेंड हो रहा है, नहीं सॉरी, वायलेट की बात करूँ तो ये ज़्यादा बेंड हो रहा है, और अगर मैं रेड की बात करूँ तो रेड तो बहुत कम बेंड हो रहा है। बेंड होने का मतलब क्या है कि रेड लाइट, जो रेड कलर है, इसका डेविएशन बहुत कम है, मतलब अपने रास्ते से बहुत कम भटका तो लेकिन बहुत कम। लेकिन जो वायलेट कलर है अब्दुल्ला, उसका रास्ता अभी भी अपने ओरिजिनल रास्ते से बहुत ज़्यादा भटक चुका है, बहुत ज़्यादा अपने रास्ते को वो छोड़ चुका है। समझ में आ रही है बात? तो लाइट के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें बेंड होने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर वायलेट कलर ज़्यादा बेंड हो रहा है तो वो ज़्यादा मुड़ जाएगा, और रेड कलर कम बेंड हो रहा है तो वो कम मुड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग रास्तों को फॉलो करेंगे। अब अगर मैं वायलेट और इंडिगो कलर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा दूसरा रास्ता है, अलग रास्ता, और रेड कलर की बात करूं तो अलग रास्ता फॉलो कर रहा है। इन अलग अलग रास्ते फॉलो करने की वजह से हमको एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? स्पेक्ट्रम कहते हैं बैंड ऑफ कलर्स को। क्या कहते हैं? बैंड। ये दोनों लाइट्स या सारे के सारे कलर्स अलग अलग रास्तों में चले गए, जिसकी वजह से मुझे स्क्रीन पे क्या दिखने लगेगा? एक बैंड दिखने लगेगा, एक ग्रुप दिखने लगेगा कलर्स का। उसको कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। समझ में आया रीजन क्या है इसका? तो लिखो रीजन। लिखो वायलेट कलर बेंड्स थ्रू, वायलेट कलर बेंड्स थ्रू मैक्सिमम एंगल, violet color bends through maximum angle and red color bends through minimum angle. Violet color bends through maximum angle and red color bends through minimum angle. Minimum angle. कॉमा लगाओ। This is the reason we observe the phenomena of dispersion. The phenomena of dispersion. ठीक है? कोई दिक्कत? पेपर में सवाल में ऐसा आ सकता है पूछने के लिए कि जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास हो रही हो तो कौन सी लाइट ज़्यादा डेविएट होती है और कौन सी कम? वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है और रेड सबसे कम।
तो ये पूछा जा सकता है कि जब आपको विबग्योर मिलेगा यहाँ पे, जब आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा यहाँ पे, बैंड ऑफ कलर्स, ग्रुप ऑफ कलर्स मिलेगा, तो ऊपर कौन सा कलर होगा? क्यों? सबसे कम बेंड हो रहा है। और नीचे सब कौन सा कलर मिलेगा? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? पक्की बात है? चलिए अब यहाँ पे एक टर्म लिख लेते हैं आप, उस टर्म का नाम है स्पेक्ट्रम। ये होता क्या है? स्पेक्ट्रम लिख लो। बोलो, द बैंड ऑफ कलर्स, द बैंड ऑफ कलर्स, बैंड की जगह ग्रुप भी लिख सकते हैं आप, द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, on a screen is called spectrum, is called spectrum। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? पक्की बात है? चलिए इसी के नीचे एक सब टॉपिक है इसका, न्यूटन्स कंक्लूजन। न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया था भाई? न्यूटन ने ऐसा क्या कर दिया था कि वो बता रहा था कि हाँ, देखते हैं कि क्या करा था उसने। न्यूटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे भाई। ये जो रेनबो बनता है, ये जो प्रिज्म से लाइट रे निकल रही है तो उसके अंदर अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं आपको। न्यूटन ने उसको कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, न्यूटन ने एक न्यूटन्स डिस्क बनाया था, याद है किसी को? ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इक्वल साइज के, इक्वल सरफेस एरिया के 7 हिस्से बनाए हमने और इनके अंदर विबग्योर के कलर्स डाल दिए, विबग्योर के कलर्स डाले। और जब इसको हम स्पिन करते हैं तो स्पिन करने के बाद ये सारे रंग एक दूसरे से मिल जाते हैं और क्या दिखता है? सफ़ेद रंग दिखता है। ये एक एग्जाम्पल था उसका, एक्सपेरिमेंट का एक तरीका उसका, है ना। यहाँ से तो ये पता लग रहा है कि लाइट जो है, सॉरी, ये जो 7 रंग हैं इनको अगर आप मिला देंगे तो एक वाइट रंग, सफ़ेद रंग बनता है जो कि वाइट लाइट कहलाता है, या वाइट कलर मान लो। मतलब कि सफ़ेद रंग के अंदर ये 7 अलग अलग रंग मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, वो ये था कि इसने ना पहले एक प्रिज्म रखा और यहाँ से लाइट को पास कराया, और जब लाइट यहाँ से पास होती है तो उसका स्पेक्ट्रम मिल जाता है। क्या मिला होगा स्पेक्ट्रम में? विबग्योर मिला होगा, है ना। इसने बोला कि जो सनलाइट आ रही है ना, जो सूरज से सनलाइट आ रही है, इसमें से जब ये प्रिज्म से पास करा रहे हैं हम, तो आपको 7 अलग अलग रंग दिख रहे हैं। उसको डाउट हुआ, ऐसा तो नहीं है कि ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, सनलाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रिज्म की प्रॉपर्टी हो, या सनलाइट जो है इसके अंदर 7 रंग होते ही ना हो, कुछ और भी रीज़न हो सकता है उसका। तो उसने क्या करा, ऐसा ही एक और प्रिज्म यहाँ पे उल्टा करके रखा है, ठीक है। जब ये लाइट रेज इसके अंदर, प्रिज्म के अंदर घुसी, तो फिर बाद में सिर्फ एक सिंगल लाइट दिखती है हमको, और वो सिंगल लाइट कैसी दिख रही है? सफ़ेद रंग की दिख रही है। कैसी दिख रही है? तो यहाँ पे उसने ये प्रूव कर दिया कि जो सनलाइट है उसके अंदर 7 रंग हैं, और ये सनलाइट वही वाइट लाइट है जो आपको यहाँ पे मिल रही है। तो हर वो लाइट जो सनलाइट की तरह प्रिज्म से गुजरने पे 7 रंग दे दे, हर वो लाइट जो सनलाइट की तरह प्रिज्म से गुजरने पे 7 रंग दे दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाइट लाइट बोलेंगे। फिर से बोल दूं, हर वो लाइट, सनलाइट और ये वाइट लाइट, हर वो लाइट जो प्रिज्म से गुजरने पे 7 रंग दे दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाइट लाइट बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? हर वो लाइट जो प्रिज्म से गुजरने पे या किसी स्पेसिफिक मीडियम से गुजरने पे 7 रंग दे दे या अपना स्पेक्ट्रम दे दे, उसको हम लोग वाइट लाइट बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, या एक काम करो, आप अपने आप लिख के लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक ही लाइन है, आप खुद से लिख के लेकर के आओ, देखो क्या होना चाहिए। 2 लाइनें छोड़ दो यहाँ पे, आगे नहीं, थोड़ा सा होमवर्क भी होना चाहिए बच्चे। चलो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बेटा रेनबो। इसी का सब टॉपिक, डिस्पर्जन का सब टॉपिक है रेनबो। सबने देखा है रेनबो?
किसने नहीं देखा? अरे नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं है, सबके घर पे थोड़ी होता है। मना करो, नहीं देखा, सीधी बात है। नहीं देखा ना? नहीं देखा तो क्या देखा है उसमें? कलर देखे हैं? अच्छा, तो कहाँ पे देखा है ये? आसमान। बारिश के बाद आसमान में है, सूरज के पीछे। और सूरज के पीछे कैसे दिख जाता है हमें? चलो, सबने देखा है ना रेनबो, तो छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। चलिए लिखिए, इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। It is a natural spectrum. It is a natural spectrum appearing in the sky. Appearing in the sky after rain shower. It is a natural spectrum appearing in the sky after rain shower. ठीक है? क्या इतना ही पढ़ लेना काफ़ी है? नहीं, सवाल आएगा कि कैसे बन रहा है भाई, ये तो समझाओ। रेन शावर के बाद ही क्यों बन रहा है, अभी क्यों नहीं बनता? तो देखो इसके पीछे का सीन क्या है, इसके पीछे का रीज़न देखो। ये है वाटर ड्रॉपलेट। बेटा बारिश होने के बाद हवा में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स रिफ्रैक्टिंग मीडियम की तरह काम कर रहे होते हैं। जब लाइट रे इसके अंदर एंटर करती है, कौन सी लाइट रे एंटर कर रही है? सनलाइट। और सनलाइट कितने रंग की है? 7 अलग अलग कंपोनेंट्स के हैं। ठीक है ना? जब लाइट रे इसके अंदर एंटर करता है सनलाइट के अंदर, तो क्या ये मीडियम चेंज कर रहा है? मीडियम चेंज करते ही क्या इसके अंदर थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो गया है ना। रिफ्रैक्शन होने के साथ साथ प्रिज्म में हमने पढ़ा कि जब मीडियम चेंज होगा तो वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट भी होगा। क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ना स्प्लिट हो जाएगी लाइट यहाँ पे थोड़ा बहुत स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइट रे बेटा बबल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक स्पेशल फिनोमिना होता है बबल के अंदर ही रिफ्लेक्ट होने का। बबल कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर रिफ्लेक्ट होने का, इसको कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, अब फिर यहाँ पे जब लाइट रे इस वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ये वाटर ड्रॉपलेट है, बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ये है वाटर और ये है एयर, तो क्या ये फिर से रिफ्रैक्शन और एक्सपीरियंस करेगा? है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करेगा तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम आपको दिखने लगेगा, और ये स्पेक्ट्रम कैसा होगा? विबग्योर वाला। ठीक है, विबग्योर वाला स्पेक्ट्रम होगा। यहाँ पे दिख गया आपको क्या? एक रेनबो। ये इसके बनने का तरीका है। हमेशा कहाँ बनेगा? जहाँ पे हवा में मॉइस्चर ह्यूमिडिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। आमतौर पे बारिश के बाद होता है, लेकिन अगर बारिश के बाद नहीं है उसके बावजूद कहीं पे बन रहा है तो इसका मतलब आप या तो फाउंटेन के पास है कहीं। कभी देखा है किसने फाउंटेन के पास बन रहा होता है? नेचुरली बन रहा होता है, बारिश नहीं होती, लेकिन फाउंटेन के बाद बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी के बहुत छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स हवा में ऐसे ही घूम रहे होते हैं और लाइट उसके ऊपर पड़ रही होती है, तो यहाँ पे रेनबो बन रहा होता है। लेकिन इसके पीछे एक और कंडीशन है, ये रेनबो का बनना काफ़ी नहीं है ऑब्जर्व करने के लिए। रेनबो के बनने के बाद ऑब्जर्वर का एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होना भी ज़रूरी है। वो कैसे? कि जो लाइट आ रही हो वो मेरे बैक से आगे की तरफ आ रही हो। समझ में आ रही है बात? मान लो ये है सनलाइट और यहाँ पे मैं कोई रेनबो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यहाँ की लाइट से कुछ नहीं है लेना देना मुझे। ये कोई पीछे से लाइट आ रही है और उसके ऊपर रिफ्रैक्ट हो रही है। बोलो बात समझ में आई? तब मुझे यहाँ पर पे एक रेनबो बनता हुआ दिखेगा। ऑब्जर्वर का बैक किसकी तरफ होना चाहिए? लाइट सोर्स की तरफ होना चाहिए, बेसिकली सनलाइट की तरफ होना चाहिए, सन की तरफ होना चाहिए। तब जा करके आपको क्या दिखेगा? एक रेनबो दिख रहा होगा। बोलो बात समझ में आई? अगर रेनबो में पूछ ले कि कितने फिनोमिना हो रहे हैं, बेसिक तो वैसे 3 होते हैं, हमने तीसरा नहीं पढ़ा तो हम 2 पढ़ेंगे सिर्फ। पहला फिनोमिना दिख रहा है यहाँ पे किसी को? क्या नाम? रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। क्या आपको ये लाइट का स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है? ये क्या है?
डिस्पर्जन। तो रेनबो में आप आंसर लिख करके आएंगे दो फिनोमिना। कौन से दो फिनोमिना? पहला रिफ्रैक्शन और दूसरा डिस्पर्जन। तीसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कितना